गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा इस्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के अंतर्गत भारत में जो प्रमुख महाजनपद थे, 16 महाजनपद, उनके बारे में पढ़ा था और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख जनपदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जो प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का जो समय कहलाता है, उस समय में भारत स्वर्णिम भारत कहलाता है। प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहा जाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना तथा सभी के कल्याण व स्वास्थ्य की कामना करना हमारा आदर्श है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ही हमारा आदर्श रहा है। अब हम बात करें राजस्थान के प्रमुख जनपदों की, तो बच्चों, राजस्थान में प्रमुख जनपद जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन जातियां राजस्थान आईं। ये जातियां बहुत ही पराक्रमी जातियां कहलाती थीं। इस प्रकार पूर्वी राजस्थान में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। प्रमुख जनपद जो थे राजस्थान में वो इस प्रकार हैं। पहला है जांगल। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले आते थे और इसकी जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर, जिसे कि वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। इस जनपद को कुरु जांगला और माद्रे जांगला के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर के राजा जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे और या वे जांगलधर बादशाह कहलाते थे। जो दूसरा जनपद है वो है मत्स्य। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य जनपद में शामिल था। इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराठ कहा जाता है। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग इसमें आते थे। इसके बाद जो हमारा तीसरा जनपद है वो है शूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। यह महाभारत काल में यहाँ यदुवंश का शासन था। इसमें भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्र आते थे। इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। भगवान श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। जो चौथा राजस्थान में पाया जाने वाला महाजनपद है वो है शिवी। दक्षिणी पंजाब की शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी और इसी से यहाँ पर शिवी जनजाति के द्वारा शिवी जनपद की स्थापना हुई। राजधानी इसकी थी शिवपुर और राजा थे सुशिन। ये बहुत पराक्रमी शासक थे। इसके बाद हम समझेंगे मौर्य वंश को। ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंदवंश का विलासी राजा घननंद शासन करता था। प्रजा इसके अत्याचारों से पीड़ित थी। अतः चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य का शिष्य था। अब इसमें जो हम सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है चंद्रगुप्त मौर्य। 322 से 298 ईस्वी पूर्व 25 वर्ष की उम्र में मगध के राज सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विश्व विजय अभियान प्रारंभ करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सिल्यूकस की पुत्री हेलेना से हुआ। चंद्रगुप्त ने वृद्धावस्था में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। उसने 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला मैसूर में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। मौर्य वंश का जो अगला शासक था वो था बिंदुसार। 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक का समय बिंदुसार का समय कहलाता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था। यूनानी लेखक इसे अमित्रोचैट्स कहते थे। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। इसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार किया। तीसरा जो मौर्य वंश का शासक है वो है अशोक। 273 से 232 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार के बाद मगध का शासक अशोक बना।
दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुजरा अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। वह इसे देवानामप्रिय तथा देवानामप्रियदस्ती उपाधियां दी गई हैं। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ, उससे पुत्री संघमित्रा व पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। उसके समय में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी बड़ा भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें लाखों लोगों के नरसंहार से वह विचलित हो गया और उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तौसाली बनाई गई। उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। भब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थीं, जिनमें पशुओं का शिकार राजा किया करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा गया है। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो जनता में धर्म का प्रचार करने, कारावास से कैदियों को मुक्त करने, उनके परिवार की आर्थिक सहायता आदि करने का कार्य किया करते थे। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाप्रिय की उपाधि धारण की थी। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर श्रीलंका गया। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 332 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली। बच्चों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने राजस्थान के प्रमुख जनपद, मौर्य वंश की स्थापना और मौर्य वंश के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।